नमस्कार, मैं हूं अनीता और आप देख रहे हैं मैं भी भारत का न्यूज बुलेटिन आदिवासी डेली। आज के बुलेटिन में आपको दिखाएंगे झारखंड की पारसनाथ पहाड़ी विवाद को लेकर हजारों आदिवासियों का महाजुटान, गुजरात में आदिवासी बच्चों को पीटने पर निलंबित टीचर और साथ ही एमबीबी पोल में आदिवासियों पर अत्याचार की होगी चर्चा। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पारसनाथ पहाड़ी पर ठोका दावा, मधुबन में हजारों आदिवासियों का महाजुटान। गुजरात में 10 आदिवासी बच्चों को बुरी तरह से पीटने पर सरकारी स्कूल की शिक्षक निलंबित। छत्तीसगढ़ में संसदीय समिति का दौरा, SC/ST कल्याण के प्रयासों का होगा अध्ययन। तेलंगाना में आदिवासी यात्रा की शुरुआत, आदिवासी महिला ने पिया 2.5 किलो तेल। एमबीबी पोल में साल 2022 में बढ़े आदिवासियों पर अत्याचार के मामले, मीडिया रिपोर्ट्स ने किया दावा। और अब खबरें विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। झारखंड के गिरिडीह जिले में पारसनाथ या मरांग बुरू पहाड़ी के मसले पर आदिवासी आक्रोशित हैं। इस पहाड़ पर आदिवासियों के देवता के अलावा जैन समुदाय का तीर्थ स्थल सम्मेद शिखर जी भी स्थित है। झारखंड के आदिवासी समुदाय लगातार ये दावा कर रहे हैं कि पूरा पारसनाथ पहाड़ उनका है और इसे उन्हें सौंप देना चाहिए। इसी सिलसिले में गिरिडीह के मधुबन में आज आदिवासी संगठनों ने महाजुटान किया। इस विशाल आम सभा में झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम और छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों के संथाल समाज के लोग शामिल हुए। हजारों आदिवासियों ने मरांग बुरू पारसनाथ बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आदिवासियों ने रैली निकाली और केंद्र की बीजेपी और राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। प्रदेश के कई बड़े आदिवासी नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं इस कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। आपको बता दें कि संथाल आदिवासी संगठन की ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम और आदिवासी सेंगल अभियान के नेता और पूर्व लोकसभा सांसद सालखन मुर्मू के आह्वान पर हजारों आदिवासी एकजुट हुए हैं। आदिवासी नेताओं ने केंद्र सरकार को चेतावनी भी दी कि अगर 25 जनवरी तक इस मामले का समाधान नहीं निकाला तो 30 जनवरी से बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू में आदिवासी उपवास पर बैठेंगे। इतना ही नहीं, 2 फरवरी को भोगनाडीह में भी आदिवासियों का महाजुटान किया जाएगा। जैन समुदाय के विरोध के बाद गुरुवार को केंद्र सरकार ने पारसनाथ पहाड़ियों में पर्यटन को बढ़ावा देने के झारखंड सरकार के कदम पर रोक लगा दी थी। सरकार के इस फैसले पर आदिवासियों ने नाराजगी जताई है। आदिवासियों का मानना है कि पारसनाथ पहाड़ दरअसल उनके मरांग बुरू यानी सर्वोच्च देवता का स्थान है। और इस पूरे मसले को रिपोर्ट करने के लिए हमारी साथी मोनिका मरांडी गिरिडीह के पारसनाथ पहाड़ पर पहुंची हुई है। कुछ देर पहले हमने उनसे बात की। मोनिका, आप उस जगह मौजूद हैं जहां आदिवासी महाजुटान हो रहा है। आप क्या देख पा रही हैं? कितने लोग वहां इस वक्त जमा हैं? मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे लगभग 10,000 से ज्यादा लोग मौजूद दिखते हैं। सभी 5 अलग अलग राज्यों से आदिवासी समुदाय के लोग एकजुट हुए हैं, अपने हथियारों, अपने झंडों के साथ, अपनी वेशभूषाओं के साथ। और इस जुटान में, जिसे महाजुटान कहा जा रहा है, इस जुटान में हर उम्र के लोग आपको मिलेंगे। आपको 15 साल से लेकर 75 साल के बुजुर्ग भी मिलते हैं, महिलाएं मिलती हैं जो अपने बच्चों के साथ आई हैं। और ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि मारंग गुरु को लेकर उनका समर्पण कितना है और वो इससे कितना प्यार करते हैं, और यहाँ से निकाले जाने से कितने दुखी हैं। उनका एक ही डिमांड है कि उन्हें पूरा पहाड़ पे उनका अधिकार हो, अगर हो तो उनसे छीना ना जाए। और आसपास के जो लोग रह रहे हैं, आदिवासी समुदाय के लोग रह रहे हैं, उनका जीवन जो उस पर निर्भर करता है, उसको बेदखल ना किया जाए। मोनिका, यहाँ मौजूद लोग और नेता क्या कह रहे हैं? नहीं, काफी सारे बड़े नेता आपको यहाँ मिलेंगे। जैसे दसवंत हांसदा यहाँ पर मिलेंगे। बीजू मुर्मू आपको यहाँ पे दिखते हैं जो देश परगना से हैं, और मंडल मुर्मू आपको दिखेंगे जो सीधो कानो के वंशज हैं। फिर नरेश कुमार मुर्मू जी हैं, गीता श्री उर्राव जी यहाँ उपस्थित मिलती हैं आपको। तो काफी बड़े बड़े नेता मिलेंगे। केवल नेता ही नहीं, आपको जो अभिनेता है वो भी आपको यहाँ मौजूद मिलते हैं। जैसे लखन सोरेन आपको यहाँ दिखेंगे, पंकज मुर्मू दिखेंगे, राजू राजगुरु दिखेंगे। तो बहुत सारे लोग जो आदिवासी
अलग अलग उसमें काम कर रहे हैं और अलग अलग पक्ष में काम कर रहे हैं, वो एकजुट हुए हैं मारंगबुरु को सुरक्षित करने के लिए, आदिवासियों के नाम पे बचाने के लिए। यहाँ आपको बड़ी संख्या में लोग एक साथ दिख रहे हैं। मोनिका, मैं जानना चाहूंगी कि आपकी नजर में क्या ये एक शक्ति प्रदर्शन है या फिर इसे एक आंदोलन की शुरुआत कह सकते हैं? मैं जब जमीन पर होती हूँ तो मुझे साफ देखने को मिलता है कि जो ये परेशानी है किसी एक दिन की नहीं, किसी एक घटना की नहीं है। जो सदियों से आदिवासियों को इस जमीन पे दबाया जा रहा है, उसकी घटना साफ देखने को मिलती है। आप यहाँ पे आदिवासियों से जो लोग भी यही कह रहे हैं कि हमारी जमीन को कुछ कागज के टुकड़ों पे आप नहीं बेच सकते हैं। जीएमएम का खुलकर विरोध हो रहा है कि उन्हें लग रहा है कि जब उन्होंने सरकार चुनी, आदिवासी सरकार, तो उनके साथ पक्षपात नहीं करेगी। पर जब यहाँ के जैन धर्म के लोगों को यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने को दिए जाते हैं, यहाँ पे जो शिविर है वो पूरा नदी में, लोकल नदियों में जाता है, यहाँ के आदिवासियों को जब भगाया जाता है लोअर कास्ट के नाम से, तो ये तरह का अत्याचार है जो सालों से हो रहा था। और जब ये भर गया तो यहाँ के जो शांत स्वभाव के आदिवासी हैं उनका गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने विद्रोह का किया। जब जैन समुदाय इस पहाड़ पे अपना अधिकार जमाने लगा और अधिकार से ज्यादा कहूंगी एकाधिकार जमाने लगा, वो कहने लगे हमको पहाड़ दे दिया जाए, तब आदिवासियों ने अपनी जमीन के, अपने पहाड़ की, मारंगबुरु का मतलब होता है बुजुर्ग इंसान, तो अपने बुजुर्ग की रक्षा करने के लिए वो लोग एकजुट हुए हैं यहाँ पे और लगातार इस संख्या बढ़ती जा रही है। इस खबर पर और ज्यादा चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हैं मैं भी भारत के संपादक श्याम सुंदर। श्याम, आज मोनिका ने जिस तरीके से बताया कि कितने ज़्यादा लोग, हज़ारों की संख्या में आदिवासी लोग वहाँ पर जुटे हुए हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कल हमने अपनी खबर में ये बताया था कि प्रशासन किस तरह से दोनों पक्षों के बीच सुलह की कोशिश कराता हुआ दिख रहा है। कल प्रशासन की तरफ से ये कहा गया था कि अब दोनों पक्ष जो हैं वो अपनी पारंपरिक तौर तरीकों से वहाँ जाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं एक साथ, इसमें कोई विवाद की बात नहीं रही है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि उसके एक दिन बाद ही इतनी बड़ी संख्या में आदिवासी वहां जुटे हैं। क्या लगता है आपको, प्रशासन ने जो दावा किया है सुलह का, वो जमीन पर कहीं नजर नहीं आ रहा? देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि प्रशासन ने जो कल इनिशिएटिव लिया, जो पहल की, जैन समुदाय और आदिवासी समुदाय के नेताओं को एक साथ बिठाया और उनको ये समझाने की कोशिश की कि अभी तक जिस तरह से पूजा अर्चना होती रही है वो पूजा अर्चना दोनों समुदाय के लोग करते रहे। इसके साथ साथ प्रशासन ने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात भी कही और उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में दोनों समुदायों के लोगों को रखने की बात कही। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है अनीता कि जब इतने बरसों से पारसनाथ या मरांगबुरु, इस पहाड़ को आप जिस भी नाम से पुकारना चाहें, आदिवासी मरांगबुरु कहते हैं, जैन समुदाय के लोग उसे पारसनाथ के नाम से जानते हैं, उनके लिए वो एक सबसे बड़े पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। जैन समुदाय का हर आदमी कभी ना कभी एक बार वहां जाना चाहता है। को एग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व अभी तक देखने के लिए मिल रहा था। वहां पर जैन समुदाय के लोग भी जाते थे, आदिवासी समुदाय के लोग भी वहां पर अपने देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते थे। जैन समुदाय के लोगों के लिए वहां पर एक मंदिर स्थापित है, उनके कुछ तीर्थंकर हैं, उनके जो आध्यात्मिक गुरु हैं जिनको वो भगवान का दर्जा देते हैं, उन्होंने वहां मोक्ष प्राप्त किया, ऐसा कहा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि जब सब कुछ चल रहा था तो फिर ये नौबत क्यों आई कि आज हम और आप इस बात पर यहाँ चर्चा कर रहे हैं अपने स्टूडियो में? क्यों ऐसा है कि प्रशासन की कोशिशों के बावजूद आदिवासी बड़ी तादाद में वहां पर जुटे हैं? वहां पर कई आदिवासी संगठनों के नेता वहां पर जुटे हैं, कई राज्यों के आदिवासी वहां पहुंचे। ये नौबत शायद इसलिए आई है कि जैन समुदाय ने अपना जो प्रभाव है, अब जो उनकी संपन्नता है, उसका इस्तेमाल करके शायद वो लाइन क्रॉस करने की कोशिश की जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। ऐसा लगता है कि क्योंकि हमें यह समझना पड़ेगा कि आदिवासी परंपरा के हिसाब से वो पूरा पहाड़ को भगवान मानते हैं, मरांगबुरु उसको कहते हैं। तो ये नौबत इसलिए शायद आई कि इतने सालों का जो को एग्जिस्टेंस चल रहा था वहां पर, इसीलिए आज प्रशासन को कोऑर्डिनेशन कमेटी बनानी पड़ रही है और इसीलिए आदिवासी भी अब
ज्यादा आशंकित है वो इस आश्वासन पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि जैन समुदाय अगर केंद्र सरकार से इतनी आसानी से और इतनी जल्दी अपने पक्ष में एक आदेश ला सकता है तो फिर वो समुदाय प्रभाव डालकर इससे आगे भी जा सकता है। जी श्याम, जैसे कि आपने बताया और हम सब जानते हैं कि वहां पर पहाड़ी पर एक जैन मंदिर है जैन समुदाय के लिए, लेकिन आज जब ये महाजुटान हुआ आदिवासियों का तो उस वक्त एक बड़ी खबर और ये आई कि बोरियो से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं लोबिन हेम्ब्रम, उन्होंने ये कहा है, उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि आप 25 जनवरी तक मरांग बुरु यानी उसको मरांग स्थल घोषित कीजिए, यानी तीर्थ स्थल घोषित कीजिए। इसको आप कैसे देखेंगे? देखिए अनीता, मुझे गिरिडीह जाने का मौका कई बार मिला है और जो जैन धर्मशालाएं जिन इलाकों में बनी हुई हैं, नीचे ऊपर पारसनाथ मंदिर है और वहां पर बड़ी तादाद में आदिवासी मजदूरी करते हैं उन इलाकों में। जो तीर्थ यात्री जाते हैं उनको डोली में बिठा के ऊपर लेकर जाते हैं वो, उससे उनको कुछ इनकम भी मिलती है। तो ये मिलजुल के काम चल रहा था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जिस तरह से उस इलाके में अपनी आस्थाओं, अपने विश्वास को ज्यादा तवज्जो देते हुए जैन समुदाय ने यह कहा कि इस इलाके में आप मांस मछली ना खाएं, इस इलाके में आप शराब का सेवन ना करें, वगैरह वगैरह। अब जैन समुदाय को ये ध्यान रखना चाहिए था कि अंततः वो जो इलाका है गिरिडीह का, वो एक आदिवासी बहुल इलाका है और आदिवासी परंपरा में पूरे पहाड़ को वो डोंगर देव या मरांग बुरु इस तरह के नाम देते हैं और पूरे पहाड़ को वो देवता मानते हैं, उस पहाड़ को वो पूजते हैं और उनके लिए वो आस्था का बड़ा केंद्र होता है। तो अगर और आदिवासी परंपरा में मुर्गे की, बकरे की बलि चढ़ाने का रिवाज है, अपने पुरखों को वो शराब चढ़ाते हैं। तो जब आप ये कहते हैं कि मांसाहार नहीं हो सकता, शराब का सेवन नहीं हो सकता, तो ये सीधा सीधा सा आप अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आदिवासी परंपराओं पर अटैक कर रहे हैं, ऐसा मैसेज जाता है अगर आपके ऐसी इंटेंशन नहीं भी है। तो जो बात रही कि आपने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो विधायक हैं वो काफी आगे हैं, सिर्फ वो नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई भी नेता ये अफोर्ड नहीं कर सकता आज की तारीख में कि वो मरांग बुरु की जो मांग कर रहे हैं आदिवासी, उसके खिलाफ खड़ा हुआ नजर आए। प्रशासन ने भी जो काम किया है वो दोनों पक्षों को आमने सामने रखा है और दोनों पक्षों के नेताओं को साथ रख के उसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ही नहीं, सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा तो अभी वहां सत्ता में है और यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मरांग बुरु यानी कि जो संताल आदिवासी हैं उनकी आस्थाएं ज्यादा जुड़ी हैं। अगर मोटे तौर पे आप देखेंगे तो आदिवासी पहचान से जुड़ा हुआ ये एक मसला है, लेकिन और जो संताल परगना का इलाका है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। तो अगर मरांग बुरु पर यह मैसेज जाता है कि हेमंत सोरेन की सरकार या उसके नेता जैन समुदाय की तरफ खड़े हुए हैं या फिर आदिवासियों के साथ नहीं खड़े हुए हैं या कमजोरी दिखाते हैं, तो उनको इसकी बड़ी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ सकती है। और बीजेपी भी, मुझे ऐसा लगता है कि किसी हद तक उन पर भी यह दबाव होगा कि जैसे आप बाकी धर्मस्थल की राजनीति करते हैं, इस मामले में वो बहुत ज्यादा आगे बढ़कर अगर जैन समुदाय के साथ खड़े होगी बीजेपी, तो आदिवासियों का गुस्सा उन्हें भी झेलना पड़ सकता है। जी श्याम, इसी बात को लेकर मेरा आपसे तीसरा सवाल ये है और बहुत संक्षेप में मैं जानना चाहूंगी कि आज आदिवासी जो हैं वो जुटे हुए हैं, उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है, भूख हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। इससे पहले हमने देखा कि जैन समुदाय के लोगों ने देश भर के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन किया था, जो जैन मुनि हैं वो लोग भी भूख हड़ताल पर बैठे थे। लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि गुरुवार को केंद्र सरकार ने फैसला लिया, लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक सरकार की तरफ से, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कोई समाधान की तरफ बढ़ता हुआ कदम नहीं दिख रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक को अगर हम एक मिनट के लिए अगर साइडलाइन कर दे, तो बाकी की तरफ से कुछ ऐसा कदम नहीं उठाया गया है कि इस मामले को शांत किया जाए या सुलझाया जाए। देखिए, ये अक्सर हम लोग देखते हैं कि जब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, पहचान की राजनीति, धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति
जब प्राथमिकता बन जाती है, जी। जब उभार पर आ जाती है, तो फिर इस तरह के विवाद थमने बहुत मुश्किल होते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर जैन समाज के लोग अलग अलग राज्यों में प्रोटेस्ट करेंगे, अलग अलग राज्यों में धरना देंगे, तो जाहिर है कि आदिवासी भी और ज्यादा शिद्दत के साथ अपने हकों को मांगेगा। और इस बात से अनीता कोई इनकार नहीं कर सकता, कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि आदिवासी बहुल इलाका है वो, और जाहिर है कि पीढ़ी दर पीढ़ी आदिवासी उस पहाड़ को पवित्र स्थल मानते रहे हैं। इसके बावजूद कभी भी आदिवासियों ने जैन तीर्थ यात्रियों या जैन तीर्थ स्थल पर उंगली नहीं उठाई। ये जो पूरा विवाद की शुरुआत हुई है वो जैन समुदाय के आपत्तियों के बाद ये शुरू हुआ है। और हमने पिछले 1 साल में देखा है कि जो आदिवासियों की पहचान है उसको न सिर्फ वो राजनीतिक दल मुद्दा बना रहे हैं जो आदिवासियों के बीच में राजनीति करते हैं या अपने आप को आदिवासियों की पार्टी कहते हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने भी, जो केंद्र में सत्ताधारी पार्टी है, जिसके झारखंड में भी बड़े स्टेक्स हैं, इससे पहले रघुवर दास के नेतृत्व में वहां बीजेपी की सरकार थी, तो उन्होंने भी आदिवासी पहचान की राजनीति की है। और जब आप आदिवासी पहचान की राजनीति कर रहे हैं तो ये आपकी चॉइस नहीं हो सकती है कि आज करेंगे कल बंद कर देंगे। तो अब आदिवासी अपनी पहचान को लेके कॉन्शियस हो रहा है, और जैसे तो तरीका एक ही है कि अभी तक जो स्टेटस को था उसको अगर मेंटेन करना है तो केंद्र सरकार को, झारखंड सरकार को, स्थानीय प्रशासन को और जैन समुदाय को, इन सबको ये बात समझनी होगी कि आदिवासी अभी तक कभी भी पारसनाथ मंदिर के खिलाफ या जैन यात्रियों के खिलाफ नहीं था। आज ये नौबत क्यों आई? क्या बेजा मांगे जैन समुदाय की तरफ से की गई जिसकी वजह से जो एक सह अस्तित्व की स्थिति थी वो बिगड़ी? तो मुझे लगता है कि आदिवासियों से ज्यादा बॉल अब केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जैन समुदाय के कोर्ट में है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शाम हमसे जुड़ने के लिए। और अब झारखंड से चलते हैं गुजरात। वलसाड जिले के सरकारी स्कूल की एक शिक्षिका ने 10 आदिवासी छात्रों की बुरी तरह से पिटाई कर दी। ये टीचर छात्रों के स्कूल देर पहुंचने से आग बबूला हो गई। उन्होंने बच्चों को डंडे से तब तक पीटा जब तक कि डंडा टूट नहीं गया। इस घटना की शिकायत के बाद शुक्रवार देर रात वलसाड जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी BD बरैया ने खड़की गांव के प्राथमिक विद्यालय की मुख्य शिक्षिका सोम रागिनी बेन मनत को निलंबित कर दिया। बरैया ने सोमवार को बताया कि जांच रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि मुख्य अध्यापिका ने खड़की प्राथमिक विद्यालय के 10 आदिवासी छात्रों को पीटा था, जिसके बाद छात्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराना पड़ा। रिपोर्ट के आधार पर उन्हें निलंबित कर दिया गया है। उनके खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। पुलिस ने चोट पहुंचाने के लिए बाल शोषण और किशोर न्याय अधिनियम की धारा के तहत शिक्षिका को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें न्यायिक दंडाधिकारी के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें जमानत मिल गई। और अब छत्तीसगढ़ से खबर। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का अध्ययन करने के लिए 31 सदस्यीय संसदीय समिति दौरा करेगी। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि समिति के सदस्य 16 जनवरी को डॉक्टर किरीट प्रेमजी भाई सोलंकी की अध्यक्षता में राज्य का दौरा करेंगे। ये 1 दिवसीय दौरा होगा। ये सदस्य मुख्य सचिव से मिलेंगे और दोनों समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, उनके लिए उठाए गए कल्याणकारी उपायों पर चर्चा करेंगे। समिति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के साथ साथ कोल इंडिया लिमिटेड और साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों और अधिकारी संघों के मुद्दों पर भी चर्चा करेगी। सदस्य रायपुर के पास अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बहुल गांवों का दौरा भी करेंगे। और अब छत्तीसगढ़ से चलते हैं तेलंगाना। तेलंगाना के आदिवासी इलाकों में ये त्योहार और उत्सव का समय है।
आदिलाबाद जिले में खामदेव जात्रा नरनूर मंडल में शुरू हुई है। इस मेले में अपने आदिवासी समुदाय की परंपरा को जिंदा रखते हुए एक आदिवासी महिला ने 2.5 किलो तिल का तेल पिया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर की रहने वाली 62 वर्षीय मेश्रम नगुबाई ने तिल का तेल पीकर इस सालाना उत्सव की शुरुआत की। पौष माह की पूर्णिमा के दिन ये रिवाज निभाया जाता है। यहाँ की परंपरा के मुताबिक तोड़ासम गोत्र के आदिवासी खामदेव को अपने परिवार के देवता के तौर पर पूजते आए हैं। इस गोत्र के आदिवासी लोगों की परंपरा के मुताबिक परिवार में जन्मी किसी महिला को तिल का तेल पीकर सभी परिवारों के सुख और शांति की कामना करनी होती है। ये माना जाता है कि खामदेव की आराधना और इस परंपरा को निभाने से अच्छी फसल मिलती है। इसके अलावा गांव के सभी परिवार बीमारियों से भी बचे रहते हैं। अपने दूसरे सेगमेंट एमबीबी पोल में आज हमने आपसे एक सवाल किया था। सवाल था, एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में भी आदिवासियों पर अत्याचार के मामलों में कमी नहीं आई है, बल्कि ये अत्याचार बढ़े हैं। इसकी एक वजह शायद ये है कि आदिवासियों पर जुल्म करने वाले अभियुक्त को सजा नहीं हो पाती है, इसलिए इस तरह के अपराध से लोग झिझकते नहीं हैं। इस सवाल के जवाब में सबसे ज्यादा यानी 89% लोगों ने माना कि पुलिस और न्याय व्यवस्था की उदासीनता के चलते आदिवासियों पर अत्याचार बढ़े हैं, जबकि 8% लोगों ने नहीं और 3% लोगों ने पता नहीं का ऑप्शन चुना। लेकिन हमने ये सवाल क्यों पूछा था? साल 2022 में आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न शुरू हुआ। इसे सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव नाम दिया। इस उत्सव में चल रहे कार्यक्रमों के दौरान देश के आदिवासियों पर लगातार चर्चा की जा रही है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि साल 2022 में आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार के मामलों में कमी आई होगी। हालांकि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के साल 2022 के आंकड़े अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन 2022 में सिर्फ मीडिया में रिपोर्ट किए गए मामलों को देखें तो ये लगता नहीं है कि आदिवासियों पर अत्याचार के मामले कम हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में हमने देखा कि चाहे वो छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण के चलते हिंसा का मामला हो, या मध्य प्रदेश में गाय मारने के शक में आदिवासियों की पिटाई, या राजस्थान में ट्यूबवेल से पानी लेने पर हत्या, झारखंड के चाईबासा में नक्सल ऑपरेशन के नाम पर आदिवासियों के साथ जुल्म हो, साल के लगभग हर महीने में देश के हर उस राज्य में जहां आदिवासी जनसंख्या मौजूद है, इस तरह की खबरें मिलती हैं। आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार को रोकने के लिए कड़े कानून मौजूद हैं, लेकिन इन कानूनों का भय लोगों के मन में नहीं है। इसकी एक वजह है कि अदालतों का भारी खर्च उठाना आदिवासियों के बस की बात नहीं है। इसके अलावा पुलिस प्रशासन और न्याय व्यवस्था भी आदिवासी मसलों के प्रति बहुत संवेदनशील नहीं है। अपने तीसरे और आखिरी सेगमेंट अस्मिता और अधिकार में आज आपको बताएंगे छत्तीसगढ़िया ओलंपिक्स में फुगड़ी खेल प्रदर्शन के बारे में। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में प्रदेश में पारंपरिक खेलों का आयोजन किया जाता है। इन खेलों में बच्चे, युवा, बुजुर्ग और महिलाएं भी भारी उत्साह के साथ हिस्सा लेती हैं। ऐसे ही एक पारंपरिक खेल में हरदी ग्राम पंचायत रायपुर संभाग की 65 वर्षीय श्रीमती आशोबाई ने अपने जज्बे और हौसले से जीत हासिल की। उन्होंने 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में फुगड़ी में 1 घंटा 31 मिनट 58 सेकंड तक फुगड़ी खेलकर जीत हासिल की। जीतने के बाद भी आशोबाई के फुगड़ी करते हुए कदम थम नहीं रहे थे। वहीं कोरबा जिले के पाली विकास खंड की साहिन बाई ने भी शानदार जज्बे का परिचय देते हुए 1 घंटा 31 मिनट 53 सेकंड तक फुगड़ी करते हुए आशोबाई को कड़ी टक्कर दी। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के दूसरे दिन सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में फुगड़ी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। फुगड़ी व्यक्तिगत खेल है। फुगड़ी खेलने के लिए पंजे के बल बैठ जाते हैं और इस समय दोनों हाथ जमीन से ऊपर रहते हैं। आपको बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 8 जनवरी को छत्तीसगढ़िया ओलंपिक्स की शुरुआत की थी और आज इन खेलों का समापन हो गया है।
और ये था आज का हमारा आदिवासी डेली बुलेटिन। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मिस कॉल दें। इसके साथ ही अगर आप कोई सुझाव हमें भेजना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मैं भी भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।